Hello everyone, how are you? I'm Nirast Very. Welcome to two listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं। आप सब वनडे एंट्रेंस में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपी या यूपीएसआई या एसएससी, आप यूपी पेट किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे भी जीके जीएस पूछा जाता है। तो मित्रों, इस सेगमेंट में हम प्रचंड 50 का ये 5वां क्रम देखने वाले हैं। इससे पहले 4 क्लासेज हो चुकी हैं, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, हर जगह से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वाटर एक्ट को किस वर्ष लागू किया? द वाटर एक्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन ये लागू होता है 1973 में, 1980 में, 1974 में या फिर 1992 में। मित्रों, द वाटर एक्ट जो है ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो लागू होता है 1974 में लागू होता है। तो 1974 इसके लिए सही जवाब बैठता है। बी इज द राइट आंसर्स देना है। 2 नंबर क्वेश्चंस पे चलना है। निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन को क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है? जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत आई स्कोर प्राप्त करता है, इबोपेरोटिक निरपेक्ष में पर्याप्त होता है, वृक्ष वलय वृद्धि में प्राप्त किया जाता है या फिर जीवाश्म पराग में पर्याप्त किया जाता है? निम्न में से किसके जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त होता है? मित्रों, तो जलवायु परिवर्तन होगा वो आई स्कोर का होगा और उसमें प्राप्त किया जाएगा। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चला जाए। निम्नलिखित में से एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मीथेन नहीं है, CO2 नहीं है, आर्गन नहीं या फिर जलवाष्प नहीं है। वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन सा नहीं है मित्रों? तो सभी विकल्पों पर जब गौर करोगे तो आप आर्गन के साथ सही जवाब लगा लोगे, बी इज द राइट आंसर्स बना लोगे। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? 15 वर्षों से, 30 वर्षों से, 20 वर्षों से या फिर 50 वर्षों से। कोई भी प्रजाति है उसको आप विलुप्त मान सकते हैं जब वह प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई दे। तो अगर 50 वर्षों से नहीं दिखाई दे रही है तो यह समझ सकते हैं कि वो प्रजाति विलुप्त हो गई। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? भारत में गिद्धों की संख्या कम हो गई। विषाणु संक्रमण के कारण, जीवाणु संक्रमण के कारण, जानवरों को आइसोटोनिक की दवा देने के कारण या फिर जानवरों को डिक्लोफेनिक दवा देने के कारण भारत में गिद्धों की संख्या काहे कम हुई? मित्रों, तो आप जानते हैं जानवरों को डिक्लोफेनिक दवा दी गई। जानवर का तात्पर्य यहां पशुओं से है और आप जानते हैं पशुओं का मांस जो है गिद्ध खाते हैं, तो उन्हीं के कारण इनकी संख्या कम हो गई, डिक्लोफेनिक दवा देने के कारण। विकल्प डी के साथ बना लो, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है मित्रों, बहुत प्यारा प्रश्न है। सूची 1 सूची 2 आपस में मिलान करना है, फिर कूट के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है। एक साइड में सूची 1 और दूसरी साइड में सूची 2 दिया गया है, आपसी मिलान करना है। अगर देखा जाए तो कूट में जो आंसर चलेगा वो आपका राइट आंसर होगा। जैसे तांबा और निकल के लिए अंटेरियो, तांबा और निकल के लिए अंटेरियो चलेगा। उसके साथ साथ अगर क्रोमाइट और प्लेटिनम की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए लगा सकते हैं। फास्फेट की अगर बात आती है अल्जीरिया के साथ आप मिलान कर सकते हैं। और चूना पत्थर के लिए काकेस या काकेसस के साथ आंसर्स मिलान कर सकते हैं। तो डी का तीसरा होगा, सी का चौथा होगा। डी का तीसरा और सी का चौथा जो विकल्प दिया गया वो फर्स्ट विकल्प में दिया गया। आप राइट आंसर्स ए विकल्प के साथ मिलान कर सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। और आगे चला जाए 7 नंबर क्वेश्चन आता है। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बाल्टिक सागर में नहीं होता है, कैरिबियन सागर में नहीं होता है, काला सागर में नहीं होता है या फिर कैस्पियन सागर में नहीं होता है। ज्वालामुखी का जो उद्गार है मित्रों ये बाल्टिक सागर में नहीं होता है। तो आप राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ बनाओ, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर पर आ जाए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की जो क्षमता है ये कम हो जाती है। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? तो हां है। जब मिट्टी सूखेगी तो वो CO2 कम ग्रहण करेगा। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में जीवाश्म अधिक उत्पादित होता है या अधिक उत्पादन होता है। ऐसा भी है? तो हां ऐसा भी है। कौन सा कथन सही है मित्रों? तो दोनों कथन सही है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ चुनेंगे। सी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है पृथ्वी घूमती है 1 मिनट में 4 डिग्री, 15 मिनट में 4 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री या फिर 10 मिनट में 2 डिग्री। पृथ्वी का जो घूर्णन है मित्रों 4 मिनट में 1 डिग्री घूमने का है, तो आप विकल्प यहां बी के साथ चुन सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। कहा जा रहा है ब्यूफोर्ड स्केल किसका मापक है? हिमपात का, पवन वेग का, पवन दिशा का या फिर आर्द्रता का? ब्यूफोर्ड स्केल की अगर हम बात करते हैं ये पवन वेग को मापता है मित्रों। राइट आंसर आप सी के साथ बना लो। सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 11 नंबर पढ़ा जाए। भारत के प्रमुख अंतरराज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? फिर विकल्प दे दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा सुमेल खाता है। तो कावेरी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। महानदी जल विवाद की बात आए तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जल विवाद का कारण है। और कृष्णा नदी का जल विवाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के बीच जल विवाद का कारण है। तो इसलिए ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए आप डी विकल्प के साथ आंसर मिलान कर सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना लो मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। श्री अन्न समूह में संबंधित समूह है धान, गेहूं, मक्का का, कपास, गन्ना, तंबाकू का, गेहूं, कपास, सोयाबीन का या फिर गोंदू, कुट्टी, बाजरा और ज्वार का। तो श्री अन्न समूह से संबंधित जो ये समूह बैठता है ये कौन सा है? श्री अन्न धन समूह से अगर देखा जाए तो कोंदो, कुट्टी, बाजरा और ज्वार आता है। इसमें विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? विकल्प दे दिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बिठाना है जिसका एरिया ज्यादा है। ब्राजील दिया गया, फिर अर्जेंटीना दिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत का नाम दिया गया। दूसरा विकल्प है अर्जेंटीना देन भारत, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील। तीसरा ऑप्शन है भारत, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। और चौथा ऑप्शन ब्राजील का दिया गया, फिर ऑस्ट्रेलिया का दिया गया, फिर भारत का दिया गया, फिर अर्जेंटीना का दिया गया। तो सही आरोही क्रम जो यहां बैठता है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना का बैठता है, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए 14 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 14 की बात आती है मित्रों। आपसे पूछ लिया गया सूची 1 और सूची 2 आपसी सुमेल करना है, फिर कूट के माध्यम से आपको राइट आंसर चुनना है। यह आपके राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। आगे चलें तो अनुच्छेद 90 की बात आती है। उपसभापति को पद से हटाने के लिए 90 नंबर में उपबंध किया गया है। तो आपका जो राइट आंसर बैठ रहा है बी का तीसरा बैठ रहा है, बी का तीसरा। उसके बाद अनुच्छेद 94 की बात आए तो स्पीकर जैसे ओम बिरला साहब हैं तो स्पीकर को हटाने का प्रावधान है अनुच्छेद 94 में। यह लोकसभा स्पीकर की बात हो रही है। और अनुच्छेद 155 की अगर बात आती है तो राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे प्रत्येक राज्य में राज्यपाल हैं। अपने उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल जी हैं, केरला में आप समझ रहे हैं कौन है, बिहार में कौन है, तो ऐसे हर राज्यों में है। बिहार में तो वर्तमान में ट्रांसफर हो गया, अब यहां आरिफ मोहम्मद खान साहब आ गए। तो यहां जो राइट आंसर बैठेगा वो फर्स्ट विकल्प के साथ बैठेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है मित्रों। पूछ लिया गया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उन कथनों को विचार करिए, फिर सही कथन का चयन करिए। जो आपको राइट आंसर चुनना है उस सही कथन के साथ चुनना है। कैग का जो प्रावधान है संविधान के भाग 5 में वर्णित है, हाँ ऐसा है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता है, हाँ ऐसा है। तो यहां जो राइट आंसर बैठेगा वो फर्स्ट एंड थर्ड यानी सी विकल्प में जो दिया गया है वही सही जवाब है। तो सी वाला गोला आपको सही भर लेना है। अगला क्वेश्चन अपना 16 नंबर आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 16 की बात है। आपसे पूछ रहा है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दल सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तो बिल्कुल संसद के द्वारा हटाई जा सकती है, ऐसी सरकार ही चुनी जाती है। विकल्प आप बी के साथ बनाएंगे। संसद में आप जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं, फिर लोकसभा का पूरा सदस्य और विधानसभा नहीं, वहां लोकसभा के बाद राज्यसभा होता है जो उच्च सदन है। तो इन दोनों को मिलाकर के उसके बाद राष्ट्रपति आ जाए, बस तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण हो जाता है। तो राइट आंसर आप बी के साथ बनाएंगे मित्रों, वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर का कुलीन तंत्र कहा था? जी ऑस्टिन ने, आइवर जेनसिन ने, मॉरिस जेनसिन ने या फिर केसी वेलर ने? नेहरू का तात्पर्य यहां जवाहरलाल नेहरू जी से है। पटेल का तात्पर्य आप समझ रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं उनसे है। प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं। और आजाद का तात्पर्य यहां आप चंद्रशेखर आजाद से लगा सकते हैं, आज वाले नहीं आजाद, पुराने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा वाले आजाद साहब। तो इनको कुलीन तंत्र कहा, संविधान सभा का कुलीन तंत्र किसने कहा है मित्रों? तो जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया? मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में, संविधान की उद्देशिका में या फिर राज्य के नित्य निर्देशक तत्व में? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें, ऐसा प्रावधान मूल कर्तव्य में किया गया है मित्रों। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है। पूछा गया आपसे भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे है? एकदम शीर्षस्थ है। उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य के भीतर राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष? प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पे रहता है? तो इन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सर्वोच्च स्थान यानी सबसे पहला स्थान भारत देश में तो राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है। ऐसे अपने राज्य में, प्रत्येक राज्य, वैसे भारत में 28 राज्य हैं, तो इन राज्यों में सबसे शीर्षस्थ कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो मित्रों अपने राज्य के भीतर राज्यपाल का जो वरीयता क्रम है वो नंबर 1 पे है। जैसे देश के लिए प्रधानमंत्री ऐसे राज्य के लिए राज्यपाल। तो विकल्प आप सी के साथ बनाओ, यही प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वरीयता क्रम में सर्वोच्च होता है। विकल्प सी के साथ आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी? 5 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 25 वर्ष? तो मित्रों 15 वर्ष। विकल्प आप सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर आता है। 21 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसके बाद उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है यह बताना है। कूट में आंसर्स देना है, आपको सही जवाब चुनना है। समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादक क्षमता में वृद्धि है, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक घरेलू या सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो आप यहां राइट आंसर्स क्या लगाओगे? ना तो एक ना ही दो, विकल्प डी के साथ चुन लेना मित्रों, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। 22 नंबर प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मानक है या सही मानक है? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत संवितरण माइनस राजस्व प्राप्ति। सकल राजकोषीय घाटा के लिए आपको सही फार्मूला बताना है, तो ऐसा नहीं है। राजस्व व्यय प्लस केंद्र सरकारों के ऋण का प्रतिपादन माइनस राजस्व प्राप्ति, ऐसा भी नहीं है। राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋण, यही आपके राजकोषीय घाटा का सही मानक है। तो आप विकल्प जो लगाएंगे वो सी विकल्प के साथ लगाएंगे। सी इज द राइट आंसर बनाएंगे मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 23 नंबर आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है? क्रेताओं की संख्या, प्रवेश के शर्त, विक्रेताओं की संख्या या फिर ऊर्ध्वाधर एकीकरण। कौन सी विशेषता बाजार ढांचा का नहीं है मित्रों? बाजार ढांचा का जो हिस्सा नहीं है वो ऊर्ध्वाधर एकीकरण है। तो विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है मित्रों? प्राथमिक क्षेत्र। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? बजट नहीं है, सार्वजनिक खर्च नहीं है, कर नहीं है या फिर साख की उपलब्धता नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है मित्रों। तो राजकोषीय नीति का उपकरण क्या नहीं है? साख की उपलब्धता नहीं है। विकल्प आपका डी के साथ बैठता है। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 26 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पे आधारित है? परिवर्तनीय करेंसी प्रणाली पे, अनुपातिक रिजर्व प्रणाली पे, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे या फिर स्वर्ण रिजर्व प्रणाली पे? भारत की वर्तमान जो मुद्रा प्रणाली है मित्रों, पैसा वाला, तरलता वाला, यह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पे है। न्यूनतम, सबसे कम जो है रिजर्व रखा जाएगा। विकल्प बी के साथ लगेगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आता है। 27 नंबर प्रश्न है, पूछ लिया गया वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? 2 अणु, 7 अणु, 5 अणु या फिर 10 अणु? वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल के जो है अणु हैं? तो 10 अणु होते हैं। विकल्प डी के साथ चुन लेना। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा गया कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ये दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, ये दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, दोनों ऊर्ध्वपतन से गुजरते हैं या फिर ए और सी दोनों? कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में जो सही कथन बैठता है, दोनों ऊर्ध्वपतन से गुजरते हैं मित्रों। ऊर्ध्वपतन की क्रिया होती है। विकल्प सी के साथ बनाओ। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है। पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? विकल्प फ्लोरीन का है, ग्रेफाइट का है, हीरा का है और फ्लोरीन का है। कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है मित्रों? तो यहां फ्लोरीन आपका कार्बन का अपरूप नहीं है। विकल्प डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा मित्रों। पूछा गया निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है और फास्फोरस है। किस धातु को मोम में रखा जाता है मित्रों? मोम में रखे जाने वाली धातु आपकी लिथियम। तो विकल्प आपका बी के साथ बैठ जाएगा। बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है। नाइट्रेट उर्वरकों से अधिक प्रयोग में बच्चों में कौन सा रोग प्राप्त होता है? पीलिया, मेथेमोग्लोबिनिया, कंठमाला रोग या फिर हैजा? नाइट्रेट उर्वरकों से अधिक प्रयोग में बच्चों को कौन सा रोग हो जाता है मित्रों? तो होता है मेथेमोग्लोबिनेमिया। विकल्प आपका जो है वो सी के साथ बैठ रहा है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आता है। पूछा गया यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रामाइन के रूप में, अमोनिया के रूप में या फिर नाइट्रेट के रूप में? यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रेट का स्वरूप क्या होगा मित्रों? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट जो है वो नाइट्रोजन का स्वरूप जो बनेगा वो नाइट्रेट के रूप में हो जाएगा। विकल्प आपका जो है डी के साथ बैठेगा। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है।
33 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? सोडियम, जिरकोनियम, क्रोमियम या फिर मॉलिडेनियम। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन की अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो जो सूक्ष्म तत्व आवश्यक है वो क्रोमियम है, क्रोमियम। विकल्प बी के साथ बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो बाह्य कण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? कंडरा का, उपास्थि स्नायु का या फिर अस्थि का? बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है मित्रों? तो वो उपास्थि का बना होता है, उपास्थि। विकल्प सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन अपना 35 नंबर आता है, पूछा गया निम्न में से किसमें पुनर्जन्म का शक्ति सबसे कम होता है? अस्थि कोशिका का, मस्तिष्क कोशिका का, मांसपेशियों की कोशिका का या फिर यकृत की कोशिका का? किसमें जो है पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होती है? पुनर्जन्म तो मस्तिष्क कोशिकाएं सबसे कम पुनर्जन्मित होती हैं, याद रखिएगा। विकल्प आपका बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है, पूछा गया निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? मानव, चूहा, अमीबा या फिर पादप? एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो कौन सा है मित्रों? सही जवाब अमीबा बैठेगा, बी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पे आते हैं, पूछा गया किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? फेनोटाइप, प्रवृत्ति, जाइनोटाइप या फिर एलील? किसी जीव की अनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप कहलाती है, विकल्प बी के साथ बैठेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा, पूछ लिया गया कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा, एंडोसाइटोसिस के द्वारा, परासरण के द्वारा या फिर एक्सोसाइटोसिस के द्वारा? कोशिका में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में गैसीय विनिमय जो होता है विसरण के द्वारा होता है, विसरण। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा, बी, अरे फर्स्ट इज द राइट आंसर बैठेगा, ए इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे पाचन तंत्र में किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? आंत का, मुंह का, आमाशय का या फिर यकृत का? पाचन तंत्र में कौन सा अंग जे के समरूप बिल्कुल जे के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल जे के जैसा होता है? तो आमाशय आपका बिल्कुल जे के आकृति में होता है, विकल्प आप जो है बी के साथ लगाओ, वी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आता है, पूछा गया निम्न में कौन ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? पृथक्करण का सिद्धांत, बायोपिक्स का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत या फिर वर्गीकरण का सिद्धांत? ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत कौन समाहित नहीं है मित्रों? तो बायोपिक्स का सिद्धांत इसमें नहीं आता, विकल्प आप सी के साथ बनाओ, सी इज द राइट आंसर बैठ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 41 नंबर आता है, पूछ लिया गया मित्रों श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें खंडित होता है या विखंडन होता है? श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें विखंडित करना होता है? पायरुवेट में, एथेनॉल में, लैक्टिक अम्ल में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में? श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज को किसमें विखंडित करना होता है मित्रों? तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में जो है टूटता है, तो विकल्प आप पायरुवेट के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आता है, पूछ लिया गया निम्न में कौन सी आकृति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? 20 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज, 25 किलो हर्ट्ज या फिर 35 किलो हर्ट्ज? आपसे पूछा गया कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? अगर सामान्य मनुष्य है जिसको कानों की सभ्यता बहुत अच्छी है तो 20 किलो हर्ट्ज बहुत अच्छे से सुन सकता है, विकल्प आपका जो है वो फर्स्ट के साथ बैठेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन अपना 43 नंबर आता है, 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाण कालिक स्थल कौन सा है? उत्तर पूर्वी स्थल का नवपाषाण कालिक स्थल चिरांद है, शेनवार है, सुरुतरु है या फिर ताराडीह है? अब कूट में आंसर से केवल एक, केवल तीन, दो और
4 दोनों या फिर केवल 2? तो उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाण कालिक स्थल जो बैठता है मित्रों वो सुरुतरु है, इसलिए आप राइट आंसर सी के साथ बैठाओगे, सी इज द राइट आंसर बनाओगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? कालीबंगा, लोथल, मेहरगढ़ या फिर हड़प्पा? कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो समुद्री व्यापार से जो संबंध रखता था वो आपका गुजरात वाला हिस्सा है, जहां जहाज बनाने का कारखाना मिला है। विकल्प आप लोथल के साथ लगाओगे, सी विकल्प आपका राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है या फिर मुस्लिम है? कन्हेरी गुफा कौन से धर्म से जुड़ाव रखती है मित्रों? तो बौद्ध गुफा। विकल्प फर्स्ट के साथ बैठ रहा है, इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, 46 नंबर पूछ लिया गया। ईरान यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के टाइम पीरियड में बिहार आया था? तो अकबर के टाइम पे आया, विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पे कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय? बाल गंगाधर तिलक के देहावसान पे कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ऐसा कथन बाबा साहब के द्वारा कहा गया, नहीं बापू के द्वारा कहा गया, नहीं महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। तो विकल्प बी के साथ बैठता है, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आता है, पूछा गया प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? फ्रांसवा वार्नियर ने, मॉन्टेस्क्यू ने, मनुकी ने या फिर मार्क्स ने? प्राच्य निरंकुशवाद का जो सिद्धांत दिया जाता है ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया जाता है। विकल्प आपका सी के साथ बैठ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दसवंत, मिर्शद अली, मंसूर और अबुल हसन का नाम दिया गया। दास्तान ए अमीर हमजा की बात आए तो मिर्शद अली का नाम आप लगा सकते हैं, सी विकल्प अपना परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आता है, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में किस जिले से हुई थी? फरीदपुर, बीरभूमि, नादिया या फिर पुरुलिया? नील आंदोलन की जो स्टार्टिंग है बंगाल में होती है और सबसे पहले कहां से होती है? तो नादिया जिला से स्टार्ट होती है। विकल्प आप नादिया यानी बी लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। तो बी विकल्प आप सही जवाब बनाओ। अब आपको बताना है 50 क्वेश्चंस में आपने कितना सही सही किया है, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।